Hello student, welcome to Pi5 Study YouTube channel. So in today's lecture we will learn about the equilibrium in motion due to self weight and mass pulley system. तो शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से, एक क्वेश्चन के माध्यम से। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड इन 1 सेकेंड सो दैट डिस्क रिमेन इन इक्विलिब्रियम। यह एक सर्कुलर डिस्क है, इसका वेट 10 kg है और यहाँ से एक बुलेट दैट मीन्स एक बंदूक की गोली यहाँ से चलाई जा रही है और यह गोली यहाँ से टकराने के बाद रिटर्न होके आती है। तो इसमें बताना है कि जो बुलेट है उसका वेट कितना है, 10 ग्राम। तो 10 ग्राम की गोली इधर से जब जाती है तो यहाँ पे कितने गोली चले कि यह डिस्क इक्विलिब्रियम में रहे। दैट मीन्स इसका जो प्लेस है वो इधर उधर हिलना नहीं चाहिए। और क्या दिया है, इन केस ऑफ E = 1 कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक रेसिस्टिट्यूशन। तो जब भी इस टाइप का कोई प्रॉब्लम दिया हो तो आपको क्या करना है, जस्ट एज्यूम द n = नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में हमने मान लिया कि इधर से गोली जाती है और 1 सेकेंड में n गोली इस डिस्क से टकराती है और फिर रिटर्न हो जाती है। तो इसका गोली का वेट 10 ग्राम है, इसका 10 kg है, तो हमने मान लिया n नंबर ऑफ बुलेट्स। सो द मोमेंटम, अब इसका जो मोमेंटम क्या होगा, इस डिस्क पे जब ये गोली टकराएगी तो इसका जो डिस्क का वेट कितना है, mg नीचे लग रहा है और इधर से यहाँ जा रही तो मोमेंटम कितना है इस डायरेक्शन में, p1 कितना है, m इंटू वी, और n गोली हमने माना तो n इंटू mv इंटू j इज द यूनिट वेक्टर along द y डायरेक्शन और along द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे E = 1 पे इस डिस्क पे टकराई, देन इट्स डायरेक्शन विल बी रिवर्स, या विपरीत डायरेक्शन में लौट जाएगी। देन मोमेंटम विल बी n mv minus j. Now the f = rate of change of momentum. तो पहले फाइनल मोमेंटम कितना था, -n mvj, एंड इनिशियल मोमेंटम कितना था, n mvj, और टाइम कितना है 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में कितना फोर्स टोटल आया, 2n mv minus j। इसमें टोटल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, 2n mv डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम इतना n नंबर ऑफ बुलेट से इतना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वेट ऑफ डिस्क। सो हमने इसको लिख दिया F = mg। सो 2n mv, सो यहाँ से n कितना निकला, mg/2mv। तो हमने देखा कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट मास में जैसे बुलेट, एक बुलेट चली, दूसरी बुलेट, तीसरी बुलेट मीन्स जस्ट काइंड ऑफ बंदूक की जैसे गोली होती है उस टाइप का फिनोमेना यहाँ पे है। तो अब हमने, अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूस मास है, लाइक जैसे आप किसी डिस्क पे किसी पाइप से पानी फेंक रहे हैं, दैट इज द कॉन्टिन्यूस फिनोमेना, लगातार आप उस पर पानी गिर रहा है। तो अगर डिस्क्रीट मास है, दैट पार्टिकल टाइप की कोई बॉडी आप किसी डिस्क पे किसी बॉडी पे टकरा रही है, तो हमने देखा कि यहाँ से फोर्स कितना आया था, 2n mv, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। सो F प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यह रिलेशनशिप फॉर डिस्क्रीट मास। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस मास है देन क्या होगा, F = dp/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम = फोर्स। F = d/dt, p को क्या लिख सकते हैं, mv। देन p = यहाँ पे m को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू वॉल्यूम, दैट इज a dl rho v, where d is the length of segment for the continuous mass, और एरिया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, a rho v²। अब यहाँ से देखते हैं कि यह प्रोपोर्शनल टू v²। तो दीज आर 2 केसेस, यू हैव टू बी केयर अबाउट दीज 2 केसेस। जब डिस्क्रीट मास होता है तो यह प्रोपोर्शनल टू v, और जब कॉन्टिन्यूस मास होता है तो यह प्रोपोर्शनल टू v²।
तो अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस मास की। एक पाइप है, इस पाइप से पानी इधर निकल रहा है, और एक ये फ्रेम है, कोई फ्रेम है जो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो हमने देखा कि F इक्वल टू ए रो वी स्क्वायर होता है जो फोर्स जनरेट होता है, तो यह प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। लेकिन अगर पानी, जहाँ से पानी निकल रहा उसकी भी वेलोसिटी v1 है, और इस फ्रेम की वेलोसिटी इधर है, यह एक फ्रेम है, यह फ्रेम इधर आ रहा है और पानी इधर आ रहा है v1 वेलोसिटी से, तो F इक्वल टू ए रो वी रिलेटिव होल स्क्वायर। अब जब दोनों वेलोसिटी अपोजिट होती है देन ऐड हो जाती है, तो F इक्वल टू ओ रे v1 प्लस v2 का होल स्क्वायर। ऐड क्यों होती है, इसका हमने वेक्टर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, रिलेटिव वेक्टर का कॉन्सेप्ट बताया था, उस मॉड्यूल में हमने डिटेल में बताया कि कब वेलोसिटी को जब अपोजिट डायरेक्शन में क्यों ऐड करते हैं। तो you can refer this slide also, refer this module also. Now the third case is equal to F is equal to dv by dt. अब d by dt p मोमेंटम उसको m भी मान लिया। अब इसको डिफ्रेंसिएशन बाई पार्ट करेंगे, F is equal to m dv by dt प्लस v dm by dt। अब ऐसा कब होता है, जैसे आपने देखा होगा रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट, जब आकाश में स्काई में रॉकेट जा रहा होता है आसमान में, तो उससे क्या होता है कि रॉकेट से मास भी बाहर निकलता है और वेलोसिटी भी चेंज होती रहती है। दैट मीन्स दिस इज द केस ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विथ चेंज ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस टाइप का एग्जांपल क्या होगा, मोशन ऑफ रॉकेट। फिर कभी कभी क्या होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे रहेगी, जैसे आपने गुब्बारे में हवा भरी और उसको छोड़ दिया, तो वह फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट रहेगी, बट मास क्या होगा, वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा। सो दैट इज कॉल्ड द थ्रस्ट। वेन एवर योर वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड मास इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन इट इज कॉल्ड thrust. It is, and the example of this thrust is like when the air comes out from balloon and balloon goes up with the constant velocity. Now एक another case आता है कि कभी कभी होता है कि m constant है, mass constant है। that means आपने किसी बॉल को just drop कर दिया किसी particular height से, so उस पर क्या होगा, m is equal to m dv by dt, f is equal to m dv by dt, so f is equal to ma, f net is equal to ma। so this is the second law of motion जो न्यूटन ने डिस्कवरी किया था कि एक पेड़ से एप्पल गिरा और क्यों गिरा, तो वहाँ से न्यूटन ने उस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि मास तो चेंज ही नहीं हुआ, मास जितना एप्पल ऊपर था पेड़ पे, नीचे गिरा उतना ही है, तो उनके हेड पे आके गिरा, दैट मीन्स उनको चोट क्यों लगी उस एप्पल से। सो दैट थिंग्स न्यूटन ऑब्जर्व इन दियर टाइम, सो ही थॉट दैट इट इज द चेंज ऑफ rate of change of velocity, that is the force which he was feeling at that time. So this is kind of some additional point which I want to make with this concept. Now if I will talk about this kind of phenomena, you have two block m1 and m2, उसको पुल्ली से रस्सी के माध्यम से हमने ऐसे लटका दिया। अब कंडीशन दिया कि m2 इज ग्रेटर देन m1, जो मास m है इसका वेट ज़्यादा है m1 से, तो क्या होगा, मोशन इधर होगा, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है तो इधर ही आएगा और ये ऊपर जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। m1 का फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, m1 पे आपने देखा क्या क्या फोर्स लग रहा है, इसका एक वेट लगेगा, इसका जो ड्यू टू वेट एक डाउनवर्ड फोर्स लगेगा m1g, और रस्सी में टेंशन T लगेगा, और ये किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो एक एक्सेलरेशन ऊपर लगेगा। अब इसका इक्विलिब्रियम क्या होता है, समेशन Fy इक्वल टू 0, सो T माइनस m1g इक्वल टू m1a एक हो गया। इसी प्रकार दूसरे का फ्री बॉडी डायग्राम बना देंगे। यहाँ पे क्या m2g, वेट हमेशा नीचे ही लगता है ड्यू टू ग्रेविटी, द वेट m2g है, टेंशन ऊपर लग रहा है, लेकिन इस केस में क्या आ रहा है कि ये मास का एक्सेलरेशन क्या है, नीचे आ रहा है, क्योंकि हमने पहले देखा कि m2 इज ग्रेटर देन m1।
सो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लगेगा। अब इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा, m2g माइनस टी इक्वल टू m2a। अब पहले इक्वेशन को और दूसरी इक्वेशन से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, वो क्या आएगा, a इक्वल टू m2g माइनस m1g अपान m1 प्लस m2। तो किसी भी सिस्टम का जो एक्सेलरेशन होता है, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, उसको निकालने के लिए हम दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें, हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। किसी भी सिस्टम का आप नेट पुलिंग फोर्स निकाल लीजिए और उस टोटल मास से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा सेम एक्सेलरेशन। लाइक पिछले केस में क्या था, m2g लग रहा है और m1g लग रहा है, लेकिन m2g का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और m1g का डायरेक्शन हमने देखा। नेट पुलिंग फोर्स कैसे निकालेंगे, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो नेट पुलिंग फोर्स क्या होगा, दोनों का डिफरेंस m2g माइनस m1g। टोटल वेट कितना था, m1 प्लस m2, तो वहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो अब हमें क्या निकालना, टेंशन T कितना होगा, T इक्वल टू m इंटू ए रिलेटिव। अब ए रिलेटिव हम निकाल लेते हैं, तो T इक्वल टू m g प्लस ए रिलेटिव क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन जब अपोजिट होता है तो ऐड हो जाता है, और दोनों का डायरेक्शन जब सेम होता है तो सब्सट्रैक्ट हो जाता है। फ्रॉम द वेक्टर अलजेब्रा, फ्रॉम द वेक्टर नोटेशन। अब यह एक सिस्टम दिया है, एक पुल्ली से एक पुल्ली है, पुल्ली से एक रस्सी से यहाँ पे 4 kg का वेट लटका दिया गया, इधर 2 kg का एक लटकाया है, फिर 1 kg का लटकाया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक रस्सी का यूज किया गया, इसलिए यहाँ पे टेंशन T1 होगा। यहाँ से यहाँ तक दूसरी रस्सी है, इसलिए इसका टेंशन T2 होगा। तो अब हमें क्या करना है कि पूछ रहा है कि इसमें एक्सेलरेशन और टेंशन कितना होगा, जो इसका एक किधर, ये पूरा सिस्टम किधर जाएगा और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही देख सकते हैं कि इधर 4 kg का लटक रहा है, इधर 3 kg का, तो स्वाभाविक सी बात है कि इधर ही आएगा, यह पूरा रस्सी इधर से इधर आएगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन, इधर इस डायरेक्शन में हमने ए इधर मान लिया। अब कितना होगा वो भी तो देखना है, क्योंकि जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी, इसके केस में भी जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, इसके केस में जी की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो हमने क्या बताया कि एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट पुलिंग फोर्स डिवाइड बाई टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना इस सिस्टम में लग रहा है, पुलिंग फोर्स मतलब फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से यह मूवमेंट कर रहा है, इसमें ये पूरा सिस्टम इधर आ रहा है। तो इधर 4g लग रहा है और इधर 4g लग रहा है, इधर 3g लग रहा है। तो 4g माइनस 3g घटा देंगे तो इधर वाला जो फोर्स लगेगा वो नेट फोर्स हो जाएगा, तो 4g माइनस 3g। अब टोटल मास कितना, 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स 4 to 5 1 6, 4 to 6, 4 प्लस 2 प्लस 1 मीन्स टोटल 7। तो A इक्वल टू g/7 आ गया। अब T1 निकालना है, इसमें T1 निकालना है तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, mg नीचे की तरफ लग रहा है, या फिर जो हमने पिछले फार्मूला बताया उससे भी निकाल सकते हैं। T इक्वल टू जब दोनों का डायरेक्शन सेम होता है तो m इंटू जी माइनस ए हो जाता है, तो a का वैल्यू रख के आप यहाँ T1 निकाल सकते हैं। और T2 इसका निकालने के लिए यहाँ पे टेंशन ऊपर की साइड में लग रहा है और ऊपर जा भी रहा है, और नीचे इधर इसका ड्यू टू सेल्फ वेट जो फोर्स नीचे लग रहा है, तो अपोजिट है, जी और ए की वैल्यू अपोजिट है, तो m इंटू जी प्लस ए। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, T2 इक्वल टू 8/7 जी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देखते हैं कि एक रस्सी है, अब इस रस्सी पे एक बंदर है, वो पकड़ के लटक गया। यहाँ से रस्सी लटकी थी, बंदर ने देखा इसको पकड़ के, बंदर ने यहाँ से गया और पकड़ के लटक गया रस्सी को। अब दूसरा बंदर देख रहा था, उसने जाके इसकी पूंछ को पकड़ के लटक गया। अब इस वाले बंदर का जो वेट था 5 kg था और इस वाले बंदर का वेट 4 kg था। अब पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कितना मैक्सिमम टेंशन इस पॉइंट पे डेवलप होगा, और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो इसकी दी गई है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसके पूंछ की दी गई 60 न्यूटन। मतलब कि अगर इसके बंदर की टेल पर पूंछ पर अगर 60 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगा तो यह जो है इसकी पूंछ ही टूट जाएगी, इसकी टेल जो है ब्रेक कर जाएगी। दैट इज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दिस टेल ऑफ दिस मंकी।
तो अब हम इसमें क्या निकालेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे पता क्या वो लिख देते हैं। यहाँ पे जी इसका पता है, वेट कितना है, ब्रेकिंग स्ट्रेंथ पता है, तो टेंशन हमें इसमें पता है, तो इसका इसमें टेंशन पता है, और ये ऊपर चढ़ रहा है एक्सेलरेशन ए से, मतलब कितने एक्सेलरेशन से चढ़ रहा है इस रस्सी पे, वो हमने ए मान लिया। तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ टी इज इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हमें पता थी, तो यह एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो ग्रेविटी नीचे लग रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो दोनों अपोजिट है, इसलिए जी प्लस ए हो गया। और 60 ये टेंशन इसकी पहुंच में था, तो दैट इज 60 इक्वल टू 4g प्लस ए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर यह वाला या नीचे वाला बंदर इसकी पहुंच पकड़ा हुआ है, तो इस वाले ऊपर वाले बंदर को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से ऊपर जाना चाहिए, जिससे कि इसकी पहुंच जो है ना टूटे ना। अब टेंशन कितना है यहाँ पे, मैक्सिमम टेंशन कितना डेवलप होगा, तो टी मैक्स इक्वल टू एम इंटू जी प्लस ए। अब टेंशन किससे आ रहा है, इस बंदर के वेट से भी आ रहा है, इस बंदर, दोनों का वेट कितना हो गया 9 kg, तो 9 एम। अब डायरेक्शन ए ऊपर लग रहा है, जी नीचे लग रहा है, तो 9g प्लस ए आपने निकाल लिया, यहाँ पे 5 था, तो टी मैक्स इक्वल टू जी 10 प्लस 5 इक्वल टू 135 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे कितना डेवलप होगा, 135 न्यूटन। नाउ सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिक्वायर्ड फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम। एक इंक्लाइंड ब्लॉक था जिसका वेट 6 kg है, और इसके ऊपर एक इंक्लाइंड ब्लॉक था जिसको रख दिया गया जिसका वेट 8 kg है, और एंगल क्या है, ये 37 है। इधर से फोर्स F कितना लगाएं कि यह अरेंजमेंट इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब इसका वेट ज़्यादा है इसका कम है, तो यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा ना कि इसी प्लेस पे बना रहे। तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, इस ब्लॉक को और इस ब्लॉक का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं, हमने बताया था कि जहाँ पे दो बॉडी कांटेक्ट में होती है वहाँ पे नॉर्मल फोर्स डेवलप होता है। तो इस बॉडी के लिए यहाँ पे कांटेक्ट पे नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ, नॉर्मल टू दिस प्लेन, ये आपकी प्लेन है, इसके नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ। तो इस पे जो कांटेक्ट था, तो ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से इधर 8g लग गया। अब ये वाला नॉर्मल इसको हमने इधर तक एक्सटेंड कर दिया, तो नॉर्मल इधर लग रहा है, यह 37 है तो यह भी 37 आ गया। अब इक्विलिब्रियम में क्या हम देख पाते हैं यहाँ से, फॉर इक्विलिब्रियम n cos 37 इक्वल टू 80, इस वाले का ए वाला कंपोनेंट n cos 30 इक्वल टू 80 आ गया, ए वाला कंपोनेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ से n कितना मिल गया वर्टिकल इस वाले से, n इक्वल टू 100, तो नॉर्मल फोर्स हमें कितना मिल गया n। अब जब n मिल गया और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है F इक्वल टू n sin 30, तो n की वैल्यू हमें पता चल गई, sin 37 की वैल्यू कितनी होती है 3/5, तो 100 इंटू 3/5 आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको फोर्स लग जाएगा। कि मतलब आपने दो ब्लॉक को कैसे रखना है और ऐसे रखना है और कितना फोर्स लगाना है कि यह इक्विलिब्रियम में रहे, तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इन केस ऑफ मोशन। तो फाइंड द वेट ऑफ मैन फॉर इक्विलिब्रियम, एक आदमी है वो एक लिफ्ट में खड़ा है, तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो उस आदमी को क्या लगता है कि उसका वेट जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है उसका वेट भारी उसको लगने लगता है। अगर आप लिफ्ट में जा बैठ करके कभी फील किए होंगे तो ऐसा जनरली फील होता है कि जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है लगता है कि आपका वेट भारी हो रहा है, और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे आती है आपको लगता है कि आपका वेट घट रहा है, मतलब आपको हल्का वेट महसूस होता है। तो वह कैसे होता है, इसको हम इस तरह से समझते हैं। अब एक केबिन है, इसमें एक आदमी खड़ा है जिसका वेट 60 kg है और केबिन की वेट कितना 30 है। अब यहाँ से एक रस्सी के माध्यम से इसने इसको पकड़ लिया, एक रस्सी को। अब यह रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो अब इसमें टेंशन आएगा इस रस्सी में, तो उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यह आदमी था, इसका वेट mg नीचे लगा और इस पर नॉर्मल फोर्स लगा,
क्योंकि जब वो यहाँ पे खड़ा होगा तो नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसीलिए वो यहाँ पे खड़ा हो पा रहा है, टेंशन ऊपर टी लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस टी इक्वल टू एम जी, तो n प्लस टी इक्वल टू 60 जी। अब केबिन का इक्विलिब्रियम देख लेते हैं। केबिन के ऊपर टेंशन इधर लग रहा है, इसका वेट 30 के जी लग रहा है, नीचे इधर नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो t इक्वल टू एन प्लस 30 जी, तो यहाँ से t माइनस एन इक्वल टू 30 जी। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 150 न्यूटन। दैट मीन्स नॉर्मल फोर्स इस पे जो लग रहा है वो इस लिफ्ट पे नीचे की तरफ लग रहा है और इस आदमी पे ऊपर की तरफ लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स कितना हुआ, अभी 150 हो गया। तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा है n की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं टेंशन, ये दोनों का मैन और केबिन का इक्विलिब्रियम बना के आप t की वैल्यू निकाल सकते हैं 45 जी। तो इस प्रकार इतना जो नॉर्मल फोर्स है एडिशनल उसको महसूस होगा, इसीलिए कभी जब लिफ्ट में ऊपर जाते हैं तो लगता है कि वेट बढ़ रहा है। सो दैट विल कम विद दिस फिनोमेना। नाउ इन दिस प्रॉब्लम वी नीड टू फाइंड द एक्सेलरेशन फॉर विच मैन ऑब्जर्व द ट्रू वेट। तो हमने बोला कि इसका वेट 60 kg है, तो कितने एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जाए कि इसको 60 kg ही महसूस हो, उसको बढ़ के ना, इसको ऐसा ना लगे कि ऊपर जा रहा है तो उसकी वेट ज़्यादा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको लगता है कि वेट बहुत ज़्यादा है, तो दैट विल क्रिएट सम टाइम प्रॉब्लम। सो दैट्स वाई आपको यह फाइंड करना है कि कितने एक्सेलरेशन से ये लिफ्ट ऊपर जाएगी कि यह आदमी को 60 kg ही महसूस हो। देन ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मैन। नॉर्मल फोर्स, टेंशन, एक्सेलरेशन। केबिन का एक्सेलरेशन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स, वेट। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, करेंगे और जो अब यहाँ पे क्या करना है, एक चीज़ कि टेंशन जो है वो 60 यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो n प्लस एम जी था, तो नॉर्मल फोर्स अभी कितना हो गया, 60 जी हो गया, क्योंकि आदमी को नॉर्मल फोर्स उतना ही फील हो रहा है जितना उसका वेट है। तो हमने इसको कैलकुलेट किया तो कितना, a की वैल्यू कितनी, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस कंडीशन के लिए अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड है, तो उस आदमी का वेट अगर 60 है तो 60 ही उसको महसूस होगा, और दैट विल बी सफिशिएंट एंड दैट विल बी कंफर्टेबल फॉर दैट मैन। नाउ अब बात करते हैं कनेक्टेड मास पुली सिस्टम। दैट मीन्स कि यहाँ पे मोर देन वन पुली होगी, और अब एक पुली थी, यहाँ से एक वेट लटका दिया गया। अब इस पुली की इस वाली रस्सी को इस वेट से बांध दिया गया, और इससे एक और रस्सी बांधा और एक दूसरी पुली सिस्टम है उसको यहाँ से लटका दिया। मतलब मोर देन वन ब्लॉक कनेक्टेड विथ मोर देन वन पुली सिस्टम, तो इसको बोलते हैं मास पुली सिस्टम। अब यहाँ पे क्या होता है कि L1 x1 प्लस XP, दिस L1 इक्वल टू x1 प्लस XP। दिस x1 पहले इसकी जो ये वाली रस्सी है उसका लेंथ L1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस XP। दूसरी रस्सी की लेंथ L2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, L2 को x1 माइनस XP प्लस x2 माइनस XP। अब हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे टाइम के साथ, तो E1 इक्वल टू माइनस AP मिल जाएगा। मतलब कि इस पॉइंट P का जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव है, नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब ये अगर ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगी। उसी प्रकार दूसरे का भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन ए सिमिलर वे। अब हम एक बात करते हैं एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, एक एग्जांपल की, कि यह पूरा पुली जो सिस्टम है ये ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस vp का वेलोसिटी कितनी होगी, इस केस में vp इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2, एवरेज वेलोसिटी ऐसी हो जाएगी। तो हम v2 निकाल सकते हैं। सो दिस इज सम काइंड ऑफ ट्रिक, लाइक अगर आपको ऐसा अरेंजमेंट है तो आप एवरेज करके निकाल सकते हैं कि टोटल उसका कितना होगा। तो उसी प्रकार आपको फाइंड करना है कि फाइंड vp1, vp2 एंड v3 इन दिस केस। सो
BP1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, BP1 दिस, ये क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस बाई इस वाले फार्मूले से आप इसको निकाल सकते हैं, B1 प्लस B2 बाई 2। तो BP1 वहाँ से वाला फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, BP1 क्या हो जाएगा, दिस, ये ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो 6 माइनस 3 बाई 2। अब क्योंकि वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में अगर डायरेक्शन नेगेटिव होता है तो आपको नेगेटिव करना है, तो 6 माइनस 3 बाई 2, सो BP1 आ गया। अब BP2 क्या होगा, BP2 इसका क्या होगा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 8 माइनस 3 बाई 2, क्योंकि इनका जो टोटल है, टोटल माइनस दिस कर देंगे, ये टोटल 4 से ऊपर जा रहा है तो उस दैट माइनस दिस कर देंगे। उसी प्रकार V3 निकाल लेंगे। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट हमने बताया कि कैसे निकाला जाता है फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट, जैसे यू कैन कैलकुलेट। नाउ BP3 भी निकाल लेंगे, BP2 भी निकाल लेंगे। सो दीज आर द सम स्पेशल थिंग्स about the mass pulley system and how you can observe the real things, like आपने कई बार लिफ्ट में गए होंगे, कई बार दो ब्लॉक के बीच में कितना फोर्स लगाना है, या कभी कभी क्या होता है कि आप साइकिल चला रहे हैं तो कहीं पे जस्ट इंक्लाइनेशन आ गया, तो वहाँ पे पैडल आप जब लगाते हैं तो उसमें ज़्यादा फोर्स क्यों लगाना पड़ता है, उसमें इंक्लाइनेशन प्लेन का क्या इंपॉर्टेंट होता है। सो दीज आर थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन दिस मॉड्यूल, एंड इन नेक्स्ट मॉड्यूल वी विल लर्न अबाउट द वर्चुअल वर्क मेथड एंड पुली लॉ। सो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, इट इज द वेरी बेसिक फॉर द kinetics. So revise more and more and subscribe the Phi Phi Study YouTube channel to learn more. Thank you very much.